ये वीडियो है पार्ट 5 बिगिनर्स कोर्स का। इन केस आपने पहले 4 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को इधर ही पॉज कर दें, पहले वो 4 पार्ट्स पूरे कर लें, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। मेरे भाई, अगला वर्ड है ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो एजेंट होता है जो कि आपके और मार्केट्स के बीच में राब्ता कायम करता है। मिसाल के तौर पे आप ब्रोकर को कहते हो यार ये फलाना एसेट खरीद लो। ब्रोकर के कनेक्शंस हैं मार्केट में। ब्रोकर ने आपने जो ऑर्डर किया है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी बात पे ऑर्डर इसको कहते हैं कि जो आप ब्रोकर को कहो वो मार्केट में करते हैं। तो ये दो टर्म्स है, ब्रोकर और ऑर्डर। यानी कि वो ब्रोकर ही होता है जो कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से आप अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। जहाँ पे हमने ऑर्डर को समझ लिया, ब्रोकर को समझ लिया, वहाँ पे अब हम एक और चीज़ को समझते हैं, उसका नाम है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? अब एग्जाम्पल लेते हैं कि गोल्ड की प्राइस ना 50,000 भी जा रही है, नीचे भी आके 45,000 भी हो जाती है, फिर 55,000 भी हो जाती है। तो आप ब्रोकर को कहते हैं यार मैंने ना गोल्ड अच्छी प्राइस पे बाय करना है। तो ब्रोकर आपसे पूछता है भाई अच्छी प्राइस कौन सी होती है? आप कहते हो यार 45,000 सही है। तो ब्रोकर कहता है ठीक है, जैसे ही प्राइस 45,000 पे आएगी ना आपका गोल्ड बाय हो जाएगा। जैसे ही प्राइस 45,000 पे आएगी आपका गोल्ड बाय हो जाएगा। 45,000 का जो लाइन है ना, 45,000 का जो पॉइंट है वो लिमिट ऑर्डर है। यानी कि जैसे ही गोल्ड ने 45,000 को छूना है आपकी गोल्ड की बाइंग हो जाती है। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अब जो भी बाय और सेल हो रहा है ना मार्केट में, उनके छोटे नाम भी हैं, उनको कहते हैं सिंबल्स एंड टिकर। उसके एग्जांपल ले लें, गोल्ड को हम गोल्ड नहीं कहते, हम उसको कहते हैं XAU, ये उसका टिकर है। इसी तरीके से जो एप्पल है उसका जो टिकर है वो है AAPL। इसी तरीके से बिटकॉइन का टिकर है BTC। सिंपल सादा सी बातें हैं, इनको हम सिंबल्स और टिकर्स कहते हैं। अब ये वाली टर्म को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये ना समझने वाली बात है। ये टर्म है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप ना इमेजिन करो कि आपने ना करेंसी एक्सचेंज का कारोबार खोला। अब हुआ क्या कि करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आपको डॉलर्स भी चाहिए, आपको यूरोज भी चाहिए, आपको अपनी लोकल करेंसी भी चाहिए। अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास डॉलर्स नहीं है और कोई बंदा आता है कहता है यार ये रुपए को जो है ना रख लो अपने पास और इसके मुझे डॉलर्स दे दो, तो आप कहोगे डॉलर्स तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो तो चला जाएगा कस्टमर। अब आप क्या करते हो, आप ना किसी से डॉलर्स उधार ले लेते हो। आप कहते हो यार मुझे डॉलर्स दो। लोग आके पूछते हैं, कस्टमर्स आते हैं कहते हैं कि जी हमें डॉलर्स चाहिए और हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, हमें डॉलर्स देने होते हैं। आपने उधार लेके ना डॉलर्स में उधार ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, एक बंदा आता है कहते हैं यार मेरे पास डॉलर्स हैं, आप मुझे रुपए दे दो। तो आप फिर परेशान हो जाते हो, कहते हैं यार मेरे पास तो रुपए ही नहीं है, मेरे पास तो डॉलर्स हैं। यानी कि आपको डॉलर्स भी चाहिए, आपको रुपए भी चाहिए, आपको यूरोस भी चाहिए, आपको ब्रिटिश पाउंड्स भी चाहिए, आपको ये सारी करेंसीज चाहिए अगर तो आपने करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करना है तो। अच्छा, अब ये या आप अपने पैसे डालोगे, या अपने डॉलर्स लोगे, या अपने यूरोस लोगे, या फिर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के एसेट्स ले लोगे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वो लोग होते हैं जो आपको एसेट अपने पास रखने देते हैं ताकि आपका बिजनेस ना रुके। अगर कोई कस्टमर खरीदने आ रहा है ना डॉलर्स, तो आपके पास डॉलर्स हो। अगर कोई कस्टमर बेचने आ रहा है ना डॉलर्स, तो आपके पास रुपए हो। तो यानी कि ये लोग जो है ना लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपका ना लिक्विड रहने देते हैं बिजनेस को ताकि बिजनेस सर्कल में रहे। करेंसी एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं। अब होता क्या है, अब ये जो लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉलर्स दे रहे हैं, रुपए भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं ताकि बाइंग एंड सेलिंग ना रुके, तो ये फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे। तो ये फिर कहते हैं ब्रोकर्स को कि भाई हमने तुम्हें इतने इतने चीजें दी, सारा तुम्हारा बिजनेस चलाया, भाई इसमें से हमें भी कुछ दो। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है ना वो हर चीज पे अपना जो है ना वो शेयर चार्ज करते हैं।
ये कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना, ये आगे ना बड़ा काम आएगा। ये जो बातें करते हैं ना, लिक्विडिटी स्वीप होगी तो यहाँ पे ये हो गया, ये इसका कोर कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। अब अगली टर्म है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना आपको लॉस होता है। अब ना वो पिछली वीडियो में से एक एग्जांपल ली थी हमने गोल्ड वाली, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब मिसाल है कि आपने गोल्ड 50,000 पे बाई किया और आपने कहा कि 55,000 मेरा टेक प्रॉफिट है और 45,000 मेरा स्टॉप लॉस है। अब गोल्ड की प्राइस ना ऊपर चली जाती है, गोल्ड की प्राइस चली जाती है 53,000 पे। अब आप कहते हो यार मैंने टेक प्रॉफिट नहीं लेना, 53,000 तक आ गया, मैं ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन जब ये 55 पे जाएगा ना तभी मैं बेचूंगा। फिर आप सोचते हो यार ये 45 पे अगर चला गया फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे एटलीस्ट लॉस ना हो, इस ट्रांजैक्शन में जो ऑलरेडी पॉजिटिव है इसमें मुझे लॉस ना हो। तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के 50,000 पे रख देते हो, यानी कि अब जब 50,000 पे प्राइस आएगी तो आप ट्रेड से बाहर निकल आओगे। यानी कि 50,000 पे तो आपने खरीदा भी था और 50,000 पे आप निकल भी आए, यानी कि ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। इस पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं। अगली टर्म है विन रेट। विन रेट क्या होता है कि आपने अगर 100 ट्रेड्स ली हैं तो उसमें से आपको प्रॉफिट कितनी ट्रेड्स में हुआ है और नुकसान कितनी ट्रेड्स में हुआ है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कितना हुआ है या नुकसान कितना हुआ है, इससे ये फर्क पड़ता है कि कितनी दफा प्रॉफिट हुआ और कितनी दफा लॉस हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने 100 ट्रेड्स की, 50 ट्रेड्स आपने कोई प्रॉफिट किए, कुछ भी हो सकता है, वो $1 प्रॉफिट भी हो सकता है, वो $1,000 प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर 50 ट्रेड्स में आपने प्रॉफिट किया ना तो इसका मतलब है कि आपका विन रेट 50% है। अगर आपने 70 ट्रेड्स में प्रॉफिट किया तो 70% विन रेट है। सिंपल सी बात है। अगली दो टर्म्स हैं, एक का नाम है फ्लोटिंग प्रॉफिट और एक का नाम है रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। वही गोल्ड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस, वही वही अच्छी एग्जाम्पल है। अब 50,000 पे आपने खरीदा, प्राइस है 53,000 पे, तो आप प्रॉफिट में तो हो, लेकिन ये फ्लोटिंग प्रॉफिट है क्योंकि ये ट्रेड अभी तक क्लोज नहीं हुई। जब ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी ना, मिसाल के तौर पे आप 53,000 पे कहते हो यार, आप कहते हो यार बाहर में गया 55,000, मुझे लग रहा है 53 से ही प्राइस रिवर्स हो जानी है, 53 बुक कर लो। तो यानी कि आपने 50,000 पे ट्रेड ओपन की, 53,000 पे आपने एग्जिट ले लिया। जैसे ही आपने एग्जिट लिया ना, ये फ्लोटिंग प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया रियलाइज्ड प्रॉफिट में। यानी कि जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, जो प्रॉफिट अब आपके पास आ गया, आपसे कहीं जाना नहीं है, उसको कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट एक ट्रेड में आप हो अभी, वो एग्जिट नहीं लिया उसमें से आपने, उसको आप फ्लोटिंग प्रॉफिट या फ्लोटिंग लॉस कहते हो। अगली टर्म है प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर रेशो होती है आपकी टोटल विंस की और टोटल लॉसेस की। अगर आपकी टोटल विंस 200 है, $200, और आपका टोटल लॉस $100 है, तो प्रॉफिट फैक्टर होगा 2 का। अगर आपने $100 ही लॉस किया और $100 ही कमाया है तो प्रॉफिट फैक्टर होगा 1। और अगली टर्म है साइडवेज मार्केट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रेंड की, कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। अगर ट्रेंड बिल्कुल सीधा चल रहा है तो उसको कहते हैं साइडवेज चल रहा है, ट्रेंड ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस सीधा जा रहा है। और अगली टर्म है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऐसे समझ लो कि कोई बड़ा तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है ना, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन है कि प्राइस ऊपर गई है और अब यहाँ पे जाके ना बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव कर रही है, हल्का हल्का, और हल्का हल्का मूव करने के बाद वो एकदम फिर ऊपर चली जाती है। तो इस जो पीरियड है ना जहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे कर रही है, अच्छा जो ये ऐसे ऐसे कर रही है ना, इसको कहते हैं चॉप कर रही है, ये कोर टर्म है। कंसोलिडेशन भी कहते हैं इसको, यानी कि बड़ी मूव देने से पहले जो मार्केट चॉप कर रही है ना, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। और इसी के साथ पार्ट 5 को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और पार्ट 6 में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं।